बच्चों, कल मैंने आपको संप्रभुता के अर्थ, उसके विभिन्न लक्षणों के बारे में बताया था। आज मैं आपको संप्रभुता के विविध रूप जो है, संप्रभुता के जो विविध प्रकार है, उसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, संप्रभुता विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे औपचारिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, वैध संप्रभुता, यथार्थ संप्रभुता और जन संप्रभुता। बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और संसदात्मक शासन प्रणाली में औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे भारत में जो सैद्धांतिक रूप से, या हम कहें कि संविधान के द्वारा समस्त शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित की गई है, किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो हमारे प्रधानमंत्री संघ मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। बच्चों, औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता का मतलब एक ऐसी इकाई या ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर कोई अन्य शक्ति ही करती हो। जैसे इंग्लैंड का सम्राट जो है इस प्रकार का औपचारिक संप्रभुता का एक अच्छा उदाहरण है। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में सम्राट ही संप्रभु है, किंतु वास्तविक संप्रभु पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल है, जो व्यवहार में सम्राट की इन शक्तियों का उपयोग करता है। भारत में राष्ट्रपति जो है वो भी एक औपचारिक संप्रभु, और संसद और मंत्रिमंडल जो है उसको वास्तविक संप्रभु कहा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी जो संप्रभुता है वो है कानूनी संप्रभुता। बच्चों, कानूनी संप्रभुता का मतलब ये है कि राज्य के अंतर्गत जो कानूनों का निर्माण करने और उसका पालन कराने की जो सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे कानूनी संप्रभुता कहा जाता है। यह वह संप्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता और वह धार्मिक सिद्धांतों, नैतिक निर्देशों और जनमत के आदर्शों का उल्लंघन कर सकता है। कानूनी संप्रभुता निश्चित होती है, इसे न्यायालय स्वीकार भी करता है। यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है। यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है। व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी संप्रभुता से प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को इस संप्रभु के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। यह संप्रभुता जो है वो असीमित और सर्वोच्च होती है। इसके अलावा बच्चों, राजनीतिक संप्रभुता भी होती है। स्विट्जरलैंड जैसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय शासन वाले देशों में कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर नहीं होता, लेकिन वर्तमान समय में ज्यादातर राज्यों में प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है और ये प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र के अंतर्गत कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु अलग अलग इकाइयां होती है। बच्चों, कानूनी दृष्टि से तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट संप्रभु है, किंतु वास्तविक रूप में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध है। पार्लियामेंट जनता के कल्याण और इच्छाओं के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जनता पार्लियामेंट के सदस्यों को निर्वाचित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। लेकिन राजनीतिक संप्रभुता जो है वो कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती, ये तो असंगठित होती है, अनिश्चित होती है। संकीर्ण दृष्टिकोण से एक देश के निर्वाचकों को राजनीतिक संप्रभु कहा जा सकता है, क्योंकि वे ही कानूनी संप्रभु का निर्माण करते हैं। लेकिन दलीय राजनीति, लोकमत और प्रचार के साधनों का भी कानूनी संप्रभु पर नियंत्रण रहता है। कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता का अंतर स्पष्ट करते हुए गिलक्राइस्ट ने कहा है कि कानूनी संप्रभुता निश्चित रूप से संगठित और स्पष्ट होती है। राजनीतिक प्रभुसत्ता यद्यपि वास्तविक होती है, फिर भी यह अस्पष्ट और अनिश्चित होती है। इसके अलावा बच्चों, वैध और यथार्थ संप्रभुता भी होती है। यथार्थ संप्रभुता का मतलब होता है कि जो क्रांति के द्वारा या अन्य किसी साधन का प्रयोग करते हुए जो व्यक्ति सत्ता को हस्तांतरित कर लेता है या सत्ता को हस्तगत कर लेता है, जबरदस्ती छीन लेता है, तो यथार्थ संप्रभुता होती है। किंतु जब वही संप्रभुता छीनने के बाद वो जनता के द्वारा उस पर जनमत संग्रह के द्वारा या अन्य किसी जनता के द्वारा सरकार स्थापित कर अपने हाथ में शक्ति लेकर सरकार को स्थापित कर लेता है, तो वो वैध बन जाती है। इसको मैं अच्छे से आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है बच्चों, उसे वैध संप्रभु कहते हैं। और एक देश के अंतर्गत व्यवहार में तथा वास्तव में
जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है, या हम ये कहेंगे कि जनता से जो व्यक्ति समुदाय वास्तव में अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है, उसे यथार्थ संप्रभु कहते हैं। यथार्थ संप्रभुता की परिभाषा देते हुए ब्राइस ने कहा है कि यथार्थ संप्रभुता उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के उस समूह में पाई जाती है जो कानूनन तथा गैर कानूनन अपनी इच्छा को राज्य में क्रियान्वित करा सकता है। सामान्यतः बच्चों, वैध और यथार्थ संप्रभु अलग अलग नहीं होते, किंतु जब कोई व्यक्ति एक श्रेणी या बहुसंख्यक जनसमूह राज्य में विद्यमान संविधान और कानून की उपेक्षा करके क्रांति, विद्रोह या शक्ति का प्रयोग करके शासन शक्ति अपने हाथ में लेकर अपनी सरकार जब स्थापित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वैध संप्रभु पुरानी सरकार ही रहती है। यानी कि क्रांति के द्वारा जो संप्रभुता हस्तगत की जाती है, हस्तगत नहीं कहूंगी, छीन ली जाती है, वो वैध नहीं कहलाती। वैध तो पुरानी सरकार ही रहती है। किंतु नवीन सरकार जो स्थापित सरकार है, उस राज्य की वास्तविक संप्रभु बन जाती है। जैसे लेनिन 1917 में, अयूब खां 1958 में और याया खां ने 1968 में तथा 1985 में हमने ये देखा कि जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में जो सरकार स्थापित की थी, वह वास्तव में यथार्थ संप्रभु ही थी। प्रारंभ में यथार्थ, बाद में वैध बन गई। लेकिन वैध और यथार्थ संप्रभु अधिक समय तक एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। या तो वैध संप्रभु थोड़े समय बाद विद्रोह द्वारा स्थापित नवीन शक्ति का अंत करके फिर से यथार्थ संप्रभु बन जाते हैं। विद्रोह द्वारा स्थापित नवीन सरकार संविधान में परिवर्तन करके या अन्य किसी प्रकार से जनता की स्वीकृति प्राप्त कर वैध संप्रभु भी बन जाती है। जैसे बच्चों, हमने देखा कि 1985 में जनरल जियाउल हक ने जब सत्ता हस्तगत की थी, तो उन्होंने क्या किया कि सत्ता जब वो कौन थे, वो सैनिक सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने सत्ता हथिया ली थी। किंतु जब उनको लगा कि लगातार सत्ता हथियाने के बाद वो जनता की स्वीकृति उनको प्राप्त नहीं हुई है, तो उन्होंने क्या किया, जनमत संग्रह करवाया 1985 में, और क्या बन गए, वो वैध संप्रभु बन गए। इसी प्रकार से 1958 में जनरल अयूब खान ने भी ऐसे ही किया। विद्रोह के आधार पर पाकिस्तान की यथार्थ संप्रभुता उन्होंने प्राप्त कर ली, और फिर जन स्वीकृति के आधार पर उन्होंने वैध संप्रभुता भी प्राप्त कर ली। तो बच्चों, यथार्थ संप्रभुता के बाद वैध संप्रभुता भी प्राप्त कर ली जाती है। यानी ये ज्यादा समय तक एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इसके अलावा बच्चों है जन संप्रभुता। जन संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जनता के द्वारा हमें स्थापित कर देना, जनता के द्वारा हमें वैध बना देना। यानी कि बच्चों, अपन ने ये देखा है कि 18वीं सदी तक विश्व के प्राय सभी राज्यों में स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश राजाओं का शासन था। इन राजाओं के शासनकाल में कुछ व्यक्तियों द्वारा जन संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इन सिद्धांत के प्रतिपादकों में मार्सिलियो ऑफ पैडुआ तथा विलियम ऑफ ओकम का नाम लिया जा सकता है। लेकिन स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की जो घोषणा है वो रूसो के द्वारा की गई। रूसो ने इस बात को घोषित किया या प्रतिपादित किया कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। राज्य की प्रमुख प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है, और सरकार, शासन या कानून निर्माण की शक्ति जनता से ही प्राप्त होती है। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का आधार भी जन संप्रभुता का यही विचार था, और वर्तमान समय में भी यह विचार सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रेरणादायी है। और ये राजनीतिक विचार भी है। वर्तमान में प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र है, और प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र में जन संप्रभुता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ब्राइस ने कहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार और प्रतीक बन गई है। इस प्रकार से बच्चों, संप्रभुता के जो मैंने विविध रूप आपको बताए हैं, उनमें औपचारिक, वास्तविक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, वैध और यथार्थ संप्रभुता और जन संप्रभुता, ये प्रमुख रूप है। और अब मैं आपको आइंस्टीन का संप्रभुता सिद्धांत के बारे में कल जो वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको आइंस्टीन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद बच्चों।